हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर का यहाँ पे मैं पेपर लेके आई हूँ। जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें जब एग्ज़ाम होता है तो 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट सभी के लिए एक से ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन के आपके 100 नंबर होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन अगर सही आंसर पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। और सब्जेक्टिव आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं। टोटल 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो जो आपका मान लो जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो 50 क्वेश्चन ये जो आएंगे वो सभी के एक से आएंगे और सबको करने अनिवार्य होंगे। और 100 क्वेश्चन भी अनिवार्य होते हैं सबके लिए, लेकिन अपने अपने सब्जेक्ट के रहते हैं। मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स की शिफ्ट का हो रहा है तो 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे, 50 वो क्वेश्चन होंगे जिससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है कि किस किस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उन्हीं के एक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं लेके आई हूँ। उसके क्वेश्चन इससे आपको पता चल जाएगा पैटर्न जो है किस टाइप का होता है, क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पूछता है, उसका टेस्ट क्या है क्वेश्चन पूछने का, जिससे कि आप एग्जाम देने जाएं तो बिल्कुल रेडी रहें कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आएंगे और मुझे इस टाइप से इनका आंसर देना है। 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम आते हैं दोस्तों, बता दूं। अभिकथन, कारण और इस तरह से रिलेटेड बहुत आते हैं और ग्रुप में से आपको ढूंढना होता है कौन कौन से इसमें सही है, इस तरह के। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिए, पहले इंग्लिश में एक पेज में क्वेश्चन दिए हैं, वही क्वेश्चन फिर हिंदी में दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से जो है उसका विवरण प्रस्तुत करता है। तो पहले का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आप अपने आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। गलत है भैया दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अंतर होता है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार का रूपांतरण तो को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। हम बच्चे में चेंज लाना चाहते हैं तो ए और सी सही हो गया। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक है, गलत है ये। और शिक्षण एक वरिष्ठ, ये भी गलत है भाई, वरिष्ठ व्यक्ति शिक्षक थोड़ी होगा। आजकल तो कितनी कम एज के बच्चे भी शिक्षक बन रहे हैं, वैसे आपको पढ़ाने का अच्छा तरीका आना चाहिए। शिक्षण एक सामाजिक कृत है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत, बिल्कुल सही बात। आप सीखेंगे तो अपने ही पर्टिकुलर खुद इंडिविजुअली सीखेंगे, और शिक्षण एक सामाजिक कृत है, समाज को आप सिखा सकते हैं। तो इसका ए, सी और एफ सही हो गया। इसका मतलब तीसरा इसका आंसर ठीक है। ठीक है, तीसरा जो ग्रुप है ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल माइंड मेकअप करके जाइएगा कि आपको रीड करने में टाइम लगेगा क्वेश्चन को। अधिगम करता है यानी कि जो सीखने वाला है उसके बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से प्रभाव, शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता, ठीक है, कौन सी विशेषता ऐसी है अधिगमकर्ता के लिए, अधिगमकर्ता की। तो अधिगमकर्ता को जो कोई पढ़ा रहा है उसकी कितना उस पर प्रभाव पड़ रहा है, फिर उससे कितना वो इफेक्टिव हो रहा है, तो इसको है तो वही है कि पूर्व अनुभव उसका क्या रहा है ये है। तो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव कैसा है, इससे संबंधित है ये। अधिगमकर्ता अभिभावकों के शैक्षिक स्तर से कोई मतलब नहीं, अनपढ़ होते हैं माँ बाप तो भी बच्चे बहुत पढ़ जाते हैं। अधिगमकर्ता का साथी समूह, इससे भी कोई मतलब नहीं। परिवार का आकार, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप अपने आप ही एलिमिनेट करके भी निकाल देंगे आंसर अगर आप सही से इसको पढ़ेंगे। अगला इसमें ग्रुप दिए हुए हैं और ये क्या है, शिक्षण विधियाँ दी हैं। व्याख्यान विधि, समूह में चर्चा, विचारावशेष विधि और विचारावेश विधि और अभिक्रमत अनुदेशन। आपको पता रेखीय और शाखीय, तो इसका आपको पता लघु पदों में, तो आप सबसे पहले डी का ही लगा दीजिए, डी का पहला। ठीक है, लघु पदों में होती है इसकी, ये देखिए जहाँ पर डी का पहला हो वही आंसर आपका हो जाएगा। ये देखिए, अनुदेशन में क्या होता है, छोटे छोटे पदों में ही तो सिखाया जाता है। एक पद आप पार कर लेंगे तब अगले पद पे पहुँचेंगे, अगले पद में सही करेक्शन देंगे तब आप अगले पद में पहुँचेंगे। छोटे छोटे ग्रुप में आपको पढ़ाया जाता है। अभिक्रम में सीधा सीधा होता है, रेखीय में बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। तो आपका डी का जो पहला, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस एलिमिनेट करके अगर आप आंसर कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। यानी कि पहले का क्या होगा, पहले का तीसरा हो जाएगा और जो है दूसरे का 5वां हो जाएगा। समूह में चर्चा, आप खुद ही पता है समूह में चर्चा कब करते हैं, आपको एक प्रकरण दे दिया जाता है पूरे ग्रुप के लोगों को और उस पर आपको चर्चा करनी होती है, ऐसे आप पकड़ लीजिएगा। विचारावेश में विचारों की बात है, तो यहाँ विचारों की बात हो रही है तो दूसरा हो गया ये अपने आप ही। इसमें अगर आपको एक भी समझ में आ जाता है तो आप आंसर कर लेंगे। अगला देखिए, फिर चौथा और पाँचवा ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में, फिर चौथा और पाँचवा ये सब हिंदी में भी दिए हैं।
अब इसमें से भी आपको कूट छांटना है, ठीक है, ग्रुप छांटना है पूरा, इसको ध्यान रखना। तो नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया पूछी गई, उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, कि निर्माण कर रहा है किसी का, कौन सा कूट इसमें सही है। तो इसमें जो उत्तर होना चाहिए दोस्तों, अभी देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। इसमें देखिए, शिक्षण पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने में, नहीं ग्रेड नहीं देते, ग्रेड क्यों देंगे। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतर, हाँ बिल्कुल सही, उनके क्वेश्चन बच्चा पूछता है तो उसका आंसर देते हैं। बी वाला, जिसमें बी है वो सही है, तो इसका मतलब इसमें बी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट करना सीखिए। फिर शिक्षा इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, ये भी गलत है। इकाई परीक्षण में अकेले अकेले उसको अंक थोड़ी देगा, अकेले अकेले परीक्षण पूछ रहा है तो। फिर है शिक्षक कक्षा में छात्रों, हाँ संदेह को स्पष्ट करना, ये सही है। तो जिसमें ए मतलब बी और डी है, बी और डी किस किस में है, बी डी इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ये भी हट जाएगा। तो बी और डी इनमें है। अब बी सी वाला गलत बता रहे हैं ये, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करेंगे सही हो जाएगा, यानी कि बी डी और अब एफ सही होगा, और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अभी प्रेरणा में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे आंसर, तो आपके आंसर बहुत जल्दी सही होंगे और आप आंसर भी जल्दी जल्दी देंगे, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे तो कोई बात नहीं, 3 घंटे मिल रहे हैं आपको, 180 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, कितने 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो काफ़ी टाइम है, ठीक है। अभिकथन, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो देखो, शिक्षण का उद्देश्य तो अधिगम को सुनिश्चित करना है, मतलब सीखने के लिए, वो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, नहीं, ये नहीं। कोई बच्चा सीखा, ये नहीं कि आप किसकी शिक्षक ने सिखाया उसका बच्चा सीख रहा है, बच्चा प्रकृति से भी सीखता है। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, 5वें का ए सही होगा, लेकिन आर जो है वो गलत होगा, तो इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप दिमाग लगा के अगर आंसर करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे में देखिए, छठे का क्या है, ये शोध आ गए, रिसर्च, मौलिक शोध, विवर्गत शोध, क्रियात्मक शोध और मूल्यांकन परक शोध, ठीक है। तो मौलिक शोध में क्या होता है, हम सिद्धांतों से रिलेटेड बात करते हैं। तो मौलिक में सिद्धांत की बात आ गई, तो पहले का हो गया दूसरा। अब पहले का दूसरा किस किस में, तो यानी कि ये हट गया, ये हट गया, अब कौन सा रह गया, पहला और चौथा रह गया। अब इसमें क्या है, व्यवहारगत शोध में क्या होता है, व्यवहारगत शोध में होता है, इसमें देखिए विभिन्न जो स्थितियाँ होती हैं, हम जब हमारे पास जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, हम उनसे सीखते हैं, तो उन्हीं की फिर खोजबीन करना होता है ना, उन्हीं के। तो दूसरे का हो गया हमारा चौथा, दूसरे का चौथा हमारे किस में, ए वाले में, ये भी गलत हो गया, तो ये इसका सही होगा। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपका आंसर एकदम देखिए आ गया। अब आपको 2 देखने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सी का तीसरा बता रहा है, यानी कि क्रियात्मक में क्या है, हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थितियों में सुधार लाना, तभी हम क्रियात्मक शोध करते हैं। मूल्यांकन परक शोध में क्या है, हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना, ठीक है, ये है। तो ये इसका उत्तर हो गया। इस तरह से आप करना एलिमिनेट करके, तो आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। अगला यहाँ पे है बहुत इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, देखिए, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक सोच की रणनीति। तो कोई भी हम काम करें, कोई भी जीवन में काम करें, तो उसमें सबसे पहले हम नियोजन करते हैं भाई, प्लानिंग करते हैं। नियोजन माने प्लानिंग करने, फिर उस पर एक्शन करते हैं, क्रियान्विधि, फिर परीक्षण करते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, तो इसका 4 होगा, ठीक है। प्लानिंग जहाँ यहाँ कहीं है ही नहीं पहले प्लानिंग, तो ये सब है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से आप, क्योंकि क्वेश्चन भले ही बड़ा हो, लेकिन यूजीसी को भी पता है इतना बड़ा क्वेश्चन, फिर उसमें टफ उसमें मोड दे दो बहुत ज़्यादा, तो बच्चे को करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है कि रीडिंग में इतना टाइम लग रहा है, तो उसका आंसर बहुत ईजी होगा। ये भी दिमाग में आप रखना, ये एग्जाम करने के तरीके होते हैं कि क्वेश्चन बड़ा देख के आप डरना नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको एग्जाम में। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकट है, वैज्ञानिक विधि के निकट जो है, तो इसमें जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हम समस्या को भाई परिभाषित करेंगे, उसके बाद उसके कारण की पहचान करेंगे। अब इसमें कहाँ पे परिभाषित ये है, फिर कारण की पहचान करेंगे, फिर पूरी परिभाषित करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलों के बाद आप वर्क करेंगे, आपको डाटा मिलेगा कि इसका ये रिसर्च निकल के आई, फिर परिणामों का विश्लेषण करेंगे। अपने आप ही इसमें तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक बार इसको पढ़ना है। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। शोध क्रियाकलाप के कौन से पहलू से संबंधित है शोध नैतिकता।
तो इसका उत्तर होगा दोस्तों साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से संबंधित है कि साक्ष्य जो हैं वो आधारित कौन से शोध रिपोर्टिंग है, तो शोध नैतिकता उस पर निर्भर करती है। अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप ऐसा है, तो कार्यशाला में अगर आप भाग लेंगे तो पता चलेगा, उस कार्यशाला में आप भी अपना वर्क दिखाएंगे, आप कितने सृजनशील हैं, उस कार्यशाला की आप कैसे समीक्षा कर पा रहे हैं, तो इससे संबंधित है। ठीक है, आप शोध सारांश तैयार कर रहे हैं, इसमें सृजनशीलता नहीं दिखती है। आप किसी सम्मेलन में सिर्फ भाग ले रहे हैं, इससे सृजनशीलता नहीं है। किसी का लेख कर लिख रहे हैं, शोध लेख, आप जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, इससे भी सृजनशीलता नहीं समझती, उसमें तो हम डाटा बेस ही लिखते हैं, अपनी क्रियात्मक हम कुछ नहीं दिखा सकते। अब ये आ गया पूरा पैराग्राफ, अगर इसे मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसके मैं आपको आंसर बता दूंगी क्योंकि ये पैराग्राफ मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें पूरी शक्तियों के बारे में और सब कुछ पता है, आयाम बताए गए हैं, कौन कौन से आयाम है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मैं एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से जब इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है एक बार समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और या कहीं और इस पैराग्राफ को आपको मिल जाए तो रीड कर लेना। इसका 11वां क्वेश्चन है, उपरोक्त 15 तक इसके ही हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। कूट है इसके, याद रखना। तो कूट जिसमें हो तो आपको एक से ज़्यादा पहले चूज़ करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जन आकांक्षाएँ, बिल्कुल सही बात है चौथे आयाम के लिए। और फिर इसके बाद वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, ये इससे रिलेटेड होगी कि नहीं होगी, यस होगी। और सामरिक हित, ठीक है। आधुनिक गतिशीलता इससे संबंधित नहीं है, तो इसका तीसरा होगा ए, सी और डी। ठीक है, फिर है अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। अधिक उत्पादक रोजगार आपको अगर पैदा करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग करेंगे, तभी आपको अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए 13वां क्वेश्चन, थोड़ा इसको ब्रॉड कर देती हूँ। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो इसमें भी आपको कूट दिए हुए हैं। तो इसमें जो इसका उत्तर है वो है, देखिए मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है उनकी बर्बादी हो जाती है अगर प्रौद्योगिकी ना हो तो, क्योंकि उनका यूज़ ही नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी लगाएंगे तभी तो यूज़ करेंगे। निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन होगा और अत्यंत गरीब लोग और ज़्यादा परेशान होंगे, उनके लिए जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसका उत्तर जो होगा बी, सी, डी यानी कि 2 होगा। ठीक है, कम प्रदूषण वाली बात कोई नहीं है, वो मार्ग प्रशस्त होगा, ये गलत है। प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा बताइए। हमारा जीवन गरिमामय जीवन तक, गरिमामय हम लोगों को गरिमामय जीवन मिलता है, यानी कि क्या हुआ, हमारे पास जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के तहत नई नई सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हो जाती हैं, तो ये इससे संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए क्या आवश्यक है। तो विकसित भारत की अगर संकल्पना हम चाहते हैं तो सकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का हम विकास करेंगे। जितना हम टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे बिल्कुल, तो वही हमारा विकसित भारत फिर बनेगा। कक्षागत संप्रेषण चल रहा है, कक्षा में संप्रेषण चल रहा है। कुछ उद्दीपकों को स्वीकार करना है कि हमने जो मान लीजिए कैटलिस्ट या जो बच्चों को मतलब कहते हैं नहीं, बच्चा बोलना सीखे। जैसे कक्षा में कोई बच्चा नहीं बोला, आप दूसरे बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं तो बच्चा सोचे नहीं मुझे भी कुछ करना है जीवन में। तो इस तरह का स्वीकार और अस्वीकार के बीच विभेदन कैसा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा इसका उत्तर ये कि निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, यानी कि आप जो अपना प्रॉब्लम लेके चले हैं उसका निष्पादन हो रहा नहीं हो रहा है। अगर आपके एक उद्दीपक उस उद्दीपक से निष्पादन हो रहा है यानी कि उसको स्वीकार करेंगे। अगर उस उद्दीपक से आपकी ये प्रॉब्लम का निष्पादन नहीं हो रहा है तो उसको अस्वीकार कर देंगे, यानी कि उसका आप उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उद्दीपक का मतलब जो होता है कि बच्चों में जो है काम करने की क्षमता को अच्छे से और बढ़ा देना, बच्चा आगे से बढ़कर आगे आए, बच्चों में आप मोटिवेशन दे रहे हैं, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिकथन और देखिए तर्क आ गए इसमें। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतः क्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर होगा इसका उत्तर होगा ए गलत है। ठीक है, महत्वपूर्ण आवश्यक जबकि बी इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें आर सही है, आर वाला सही है इसमें कि आप अगर
अपने मतलब अपने संप्रेषण प्रक्रिया में अगर नियंत्रण कर रहे हैं तो बच्चों में भी आप ये नहीं कर सकते कि अधिगम उनमें अच्छा होगा, उन पर भी कंट्रोल हो जाएगा, वो भी इतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। और अगर आप बच्चे को आरंभिक संदेश दे रहे हैं तो अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, गलत है भाई। अगर आप आरंभिक संदेश दे रहे हैं तो आवश्यक है ये। अगला क्वेश्चन, इसमें फिर अभिकथन आ गया, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया में ज्ञान आवश्यक है। ये स्वाभाविक क्षमता नहीं है, इसके लिए ज्ञान जरूरी है भाई। तो इसमें ए गलत है और लेकिन आर सही है, तो इसका ही हो गया। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन भी देखिए अभिकथन तर्क का आ गया बिल्कुल लगातार। कक्षा संप्रेषण में कक्षा संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षक एक मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं सउद्देश्य होती हैं। ठीक है। तो इसमें बताइए आप इसमें कौन सा होगा। इसमें आप कॉमन सेंस बिल्कुल लगा लेंगे कि 19 वाले में होगा कि कक्षा ये ठीक है। हम चाहते हैं जो संप्रेषण हो तो बच्चे एक दूसरे से क्रिया रिएक्शन दें, ये इसलिए कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों में, अरे ये गलत है भाई, सउद्देश्य होती हैं। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो चाहता है कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिले, उसका उद्देश्य रहता है, तो इसीलिए ए सही है, लेकिन आर गलत है, इसका तीसरा होगा इसका। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय जो है, अब इसमें ग्रुप आगे समुच्चय जहाँ लिखा हो तो आप ग्रुप समझ लीजिए कौन सा ग्रुप सही है मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए। तो इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर अभी देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, अशाब्दिक संप्रेषण विचार, हाँ सही बात है, इसमें विचार होते हैं, जब हम बोलते नहीं तो विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं अशाब्दिक संप्रेषण जो हैं। फिर इसका है संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, बिल्कुल सही बताया था कि आप बोलते हैं तो अर्जित क्षमता अर्जित करते हैं तभी आप अपनी बात कह पाएंगे। संप्रेषण का एक संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है, ये भी सही है, पूरे सारे समाधान का हल नहीं है संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता, ये भी सही है। अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्र नहीं, ये गलत है, आप ज़्यादा बच्चे बोर भी होते हैं। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है भैया, क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होता है, तो इसका तीसरा उत्तर होगा। ABCD सही है, ई और ईफ दोनों गलत हैं इसमें। ठीक है। अगला है श्रृंखला, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए -1 से 5 तक जाएंगे तो 6 हैं। ठीक है। इसमें 6 का अंतर आ गया और 6 का अंतर आ गया। फिर यहाँ पे इसमें क्या करा है इन्होंने, फिर 6 के बाद कितना, 5 के बाद 15 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया। इसके बाद ये यहाँ पे ये इन्होंने इसका 6 का अंतर है और 6 + 4, 6 में 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है 10, और फिर इसमें फिर से 4 जोड़ेंगे, यानी कि 10 × 4 = 14 + 18, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 18 जोड़े तो यहाँ कितने हो जाएंगे 29, और क्योंकि ये 14 जोड़े हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 9, 8, 17, ये हाँ 47 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 47 आ जाएगा। इसको आप करके देख लेना। इसमें हमने क्या करा है, पहले हमने 6 जोड़े हैं, फिर 6 के बाद हमने कितने जोड़े, इसमें 6 के बाद 4 जोड़ के हमने इसमें 10 जोड़े हैं, फिर 10 जोड़ के हमने 14 जोड़े हैं, 14 जोड़ के फिर हमने 18 जोड़े हैं। ऐसे यहाँ पे हमने 6, फिर 4, फिर हमने यहाँ पे 10 जोड़े हैं, यहाँ 6 के बाद 10, 10 के बाद हमने यहाँ 14 जोड़े हैं इन दोनों के बीच, और यहाँ 10 जोड़े थे, और फिर यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ हम 18 जोड़ेंगे तब ये सारी संख्या आएगी। ठीक है। इस तरह से आप कर लेना। ये वाली श्रृंखला इसमें अगर मैं कराऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ABCD 2 छोड़ के D आया है यहाँ पे, और फिर D के बाद EFGH, ABC 2 छोड़ के, फिर DEFG 3 छोड़ के H आया है, फिर IJKL 4 छोड़ के M आया है, ये देखिए M आया, M के बाद 5 छोड़ के आएगा NOPQR, फिर S आ गया 5 छोड़ के, अब क्या आएगा 6 छोड़ के आएगा TUVWXYZ, Z वाला आएगा, है ना। तो Z वाले 3 है इसमें, ये वाला तो हट जाएगा। ऐसे ही फिर हम इनका मिलान कर लेंगे, इसी तरह से बस मिलान किया जाएगा इस सीक्वेंस का। तो इसका उत्तर जो 22वें का मैं आपको बता रही हूँ, आप मिला लेना, 22वें का उत्तर तीसरा होगा, आप देख लेना, इसको मिला के अपने आप करके देखना। अगला वाला एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें वाराणसी को, यानी कि VUV के बाद W आया, ये देखिए यहाँ पे, ऐसे हम K के बाद L आएगा, तो ये दोनों Z वाले हट जाएंगे, L वाले रह जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या, A के बाद C आया, यानी कि 1 छोड़ के, ये A के बाद यहाँ पे C आया है ना, तो यहाँ पे भी होगा O के बाद 1 छोड़ के OPQ आएगा, Q आएगा, L के बाद Q,
तो एल के बाद क्यू किस में आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा, ये गलत है, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। आप देखना इसको, ठीक है। अगला ये वाला है, ये बहुत ईजी है, ये मैं करके आपको दिखा रही हूँ। एक कोई महिला है, महिला को आप राउंड से, फीमेल को राउंड से कर लीजिए। ये महिला, उसका हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। इसने कहा राकेश की तरफ, राकेश मेल है तो इसको चौकोर, कि राकेश का परिचय देते हुए इसका भाई, इसका एक ब्रदर है, इसके भाई का जो पिता ये फादर हैं, के दादा, ये दादा हो गए, कि मेरे दादा हैं, ये दादा का इकलौता, यानी कि वो मेरे दादा हैं, उनका इकलौता पुत्र है, तो उनका ये इकलौता पुत्र है इसके वो, तो ये इसके दादा हैं, तो इन दोनों बच्चों के भी दादा हुए ना, इनका ये इनके पिता के ये दादा हुए, तो इन दोनों बच्चों के भी ये दादा हुए। जब इन दोनों बच्चों के दादा हैं, इसके भी दादा हुए, तो ये सब बहन भाई हुए नहीं हुए दोनों, ये इसके दोनों भाई हुए, ये आर और जो दूसरा ब्रदर है यानी कि राकेश, उसका भाई हुआ है ना। तो जो महिला है वो कौन हुई, बहन हुई, तो इसका उत्तर क्या होगा, बहन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ये 24वां क्वेश्चन। अब आते हैं अगले 25वें क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात, ये देखिए गणित का क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। इसका उत्तर मैं बता रही हूँ 32 और 80 होगा। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु है और इस पर हर बात को अपने ऊपर केंद्रित कर लेता है, यानी कि सदृश्यात्मक। वो इतने ध्यान से हर बात को, इतनी एकाग्रता से उस बात को सुन रही, चाहे उसकी तरफ कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो अपने अंदर उसे समाहित कर ले रही है। ठीक है, यानी कि उसकी इतनी कंसंट्रेशन है। तो ये क्या है, सदृश्यात्मकता। वो इतनी अच्छे से देख रही है उस चीज़ को, इतने अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिएगा दोस्तों, 27वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए दो आधार वाक्य दिए हैं यहाँ पे ए और बी, जिनमें 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। 2 वाक्य आधार हैं और उसके 4 निष्कर्ष हैं ये, और इनमें से जो वैध हैं उनको आपको चुनना है। तो ये देखिए लिखा है, अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट होते हैं, अधिकांश गायक नर्तक होते हैं। अगर ये दोनों बातें यहाँ दी हैं तो वो दोनों होंगी डेफिनेटली। अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अधिकांश नहीं, तो इसके यही दोनों दिए तो यही दोनों सही होंगे। तो इसके ए और बी, यानी कि इसका पहले वाला सही हो जाएगा। ये आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क से पूर्व कल्पित है। हम 28वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 28वां क्वेश्चन है, प्रकृति की समरूपता। प्रकृति की समरूपता जो है आगमनात्मक तर्क से पूर्व कल्पित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 29वां क्वेश्चन, पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य मान लिया जाए तो निम्नलिखित में से किस आधार वाक्य को निम्नलिखित रूप से सत्य मानने का दावा किया जा सकता है। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आप बताइए सही कूट इसमें कौन सा होगा। हम बात कर रहे हैं 29वां क्वेश्चन का। तो कोई भी पालतू पशु खूंखार नहीं होता, तो ये भी ठीक है। सभी पालतू पशु, ये गलत है भाई, अधिकांश सब लिखा है ना, कम खूंखार होते हैं। अधिकांश पालतू, ये भी गलत है भाई, तो यही सही है। कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते, ये भी सही है। तो सी और डी होगा इसका, ये सही है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कोशिश करूँगी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कहा था आप मेरी वीडियो देखना, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कोई डाटा दे दी जाएगा, उस डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये डाटा यहाँ पे दिया है, देखिए, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस को कैसे कंजम्प्ट कर रहे हैं, ये वाला है। ठीक है, इसका देखिए, इसके साथ साथ एक पहले ये डाटा से पहले 30वां क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित में से वैन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं, वैन चित्र की बात हो रही है, वेन आरेख के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप में 2 आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त 2 वृत्तों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वेन के लिए, तो इसके लिए तीसरा सही है। अब आ जाते हैं ये तालिका पे। ठीक है, 12 से 16 तक चावल का उत्पादन, निर्यात, मतलब हमने दूसरे देश में भेजा, प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे में आंकड़े दिए गए, और 31 से 35, यानी कि 31, 32, 33, 34, 35। आपको 5 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करने हैं। 2012 में इतना उत्पादन हुआ, इतना निर्यात हुआ हमारे यहाँ चावल का, और इतना खाया गया। तो इसमें ये सारा डाटा दिया गया है कौन से वर्ष में। तो ये देखिए पूरा दिया है कितने मिलियन, और ये पूरा दे रखा है इन्होंने। किस वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे प्रतिशत आपको निकालना है। तो 31वें का जो आंसर है वो दूसरा होगा 2014 में। अब 2014 में आप देख लो कि चावल का उपभोग की बात हो रही है, तो ये 38%, 35 से 3 पर 30%, 36 से 38, ये तो यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना।
कि पिछले वर्ष की 35 से, तो आपको खुद ही लगा 3 नंबर जो है ज़्यादा है, जबकि 38 से 40 में आप देखो 38 से 40 में 2 नंबर ज़्यादा है, 40 से 42 में 2 नंबर ज़्यादा है, 36 से 35 में और कम हो गया, माइनस में चला गया। इसी में देखो दोनों में ज़्यादा है 3 नंबर, वो नहीं ये 35 से 38 वाले में, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है जब इसमें ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ 2014 में ज़्यादा है। तो आप इसमें कॉमन सेंस, आपको परसेंटेज भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी मिलियन थी, तो यहाँ पे पूरा निकला मिलियन में थी। तो 2014 में 32वां क्वेश्चन, कितने मिलियन में जनसंख्या थी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति इसमें बता रहा है, तो 2014 में जनसंख्या जो है वो इसका 32वें का आंसर जो है वो होगा 3, यानी कि 2.79, ठीक है, मिलियन थी। अगला है कि किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग की का अनुपात सर्वाधिक था। निर्यात और उपभोग ये आपको अपने आप ही देखना है, निर्यात और उपभोग किस वर्ष में सबसे ज़्यादा था। तो आप देखिए इसमें निर्यात कौन से वाले में सबसे ज़्यादा था, ये है 2015 में, और उपभोग भी सबसे ज़्यादा था, तो इसका उत्तर 2015 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो 2015 आएगा इसका। तो इसलिए इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 2015, ठीक है। निर्यात और उपभोग सबसे ज़्यादा इसी में था। एक मिनट रुकिए दोस्तों। तो इसका 2015 उत्तर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इसका 4। फिर 34वां क्वेश्चन है, देश की जनसंख्या किस वर्ष सबसे सर्वाधिक थी। तो देश की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है 2016 में सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में 2012 और 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना था। तो ये 12 और 16 का पूरा औसत पूछ रहा है चावल का उपभोग, तो उसको जोड़कर जितने साल हैं उन सालों के बटे उतने ही बटे कर देंगे जितने साल लिए, 12, 13, 14, 15, 16, 5 से इसे भाग कर देंगे टोटल को, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका उत्तर होगा चौथा 100.1, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम आते हैं दोस्तों 36 क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन आईसीटी से संबंधित है। आईसीटी शब्द के बारे में पूछ रहा है ये। आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको इसमें से बताना। आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। आईसीटी के अंतर्गत ये वे परिणामी प्राविधि सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत शब्ददृश, दूरभाष, कंप्यूटर नेटवर्क के एक साथ समान केबलिंग जो प्रणाली होती है, केबल वाली मतलब तार वाली, द्वारा संयोजित किए जाते हैं। तो इस 36 का उत्तर होगा, इसका होगा केवल क्यू वाला सही है, यानी कि, लेकिन ये गलत है, इसका जो डेफिनेशन है ये गलत लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है, अधिक लघु है, छोटा ज़्यादा है और उसके पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग कर रहा है। इसके बनने के लिए निम्नलिखित किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। तो इसके लिए ये है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का इस जो है यूज़ किया गया है। अगला है ईमेल में स्वामी के संदेश मिलने में वह कौन सा ईमेल पतों को जान सकेगा। अगर स्वामी को ईमेल मिली है तो वो कौन से और उनको जान पड़ेगा। ये देखिए, ये आपने कॉपी और कॉपी के बाद ये होता है, इसके साथ ये होता है, तो ये 38वें का उत्तर होगा। ये जो है ये सबको जान लेगा, जिसको पहले भेजी गई सबको, राज को, रवि को और अपना भी, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से ये पूरा ये दिया है, राम को भी जान लेगा, राज, रवि, सबको, क्योंकि इसे सबसे लास्ट में भेजी गई है, तो इस चीज़ को याद रखना। अगला है भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में लगाइए और पूरा जो उसका ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, ये पूछा है इसमें 39 वाले में। तो 39 का जो उत्तर होगा इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसका उत्तर जो होगा, सबसे पहले तो बिट होता है, तो एफ, सब में एफ है। एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद होता है फिर एफ के बाद इसमें क्या होगा, बाइट होगा। बिट के बाद बाइट होता है, तो एफ के बाद बी होगा, सब में बी है। बी के बाद किलोबाइट होता है, तो सब में ए दिया है। फिर किलोबाइट के बाद होगा मेगाबाइट होगा, मेगाबाइट होगा यानी कि सी होगा। तो ये दोनों तो गलत होगा, ये दोनों हैं, तो सी होगा। और सी के बाद क्या होगा, मेगाबाइट के बाद होगा गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद होगा टेराबाइट। तो ये इसका तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है।
तो कंप्यूटर में ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और इस सब पूछा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आप बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें जो होगा इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है, रीड ओनली मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी ये गलत है, ये सही है। तो इसका केवल दूसरा वाला सही होगा, वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है। अब 41वें क्वेश्चन पे आते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो फ्लाई ऐश है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है 41वें क्वेश्चन में? तो इसमें भी कूट दिए गए हैं किस किस में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका चारों में यूज़ किया जाता है, सूक्ष्म पोषक के रूप में भी, कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, और बांध और जल धारणाओं की संरचना में, ईंट उद्योग में। तो इसका चौथा उत्तर सही होगा। अगला 42वां है। प्राकृतिक विविधताओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता? ठीक है, तो इसमें जो सूखा होता है इसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता, ये पता ही नहीं रहता इस सूखा कब तक चलेगा। ठीक है, जबकि भूकंप पता होता है कब ख़त्म होगा, ये भी मौसम वैज्ञानिक पता कर लेते हैं, ये भूस्खलन भी, और जो ये प्रवंजन भी आते हैं इनका भी पता चल जाता है। ठीक है, अब आ जाते तो इसमें भी अभिकथन और तर्क आ गया। अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, और पर्यावरण में वायु प्रदूषणों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों ही ये सही हैं, और ठीक है, और व्याख्या भी इसकी सही है। ठीक है, अगला आ गया 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनमें योगदान परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम पता करना है आपको। ये देखिए, ताप विद्युत संयंत्र को टीपीपी कहा है, विशाल जल विद्युत परियोजना को एलएचपी कहा है, परमाणु ऊर्जा को एनई कहा है, नवीनीकृत ऊर्जा को आरई कहा है, और सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिनमें। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस बताना है कि कौन कौन सा योगदान किसके सबसे ज़्यादा है। तो इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर ये होगा क्या, सबसे पहले बिल्कुल जो क्रम इसमें देखो, सबसे पहले ताप विद्युत है, ताप विद्युत के बाद जो है दूसरा क्रम जो है वो है नवीनीकरणीय योजना, फिर उसके बाद है विशाल जल विद्युत परियोजना है, उसके बाद है परमाणु योजना। तो इसका पहला वाला सही होगा। भारत की नदियों, ये क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित हो गए। 5 क्वेश्चन आते हैं। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इसमें जो माना जाता है वो माना जाता है अशोधित वाहित मल जो हम प्रवाहित करते हैं, ये प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगला 46वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? कि इतनी बड़ी हमारी शिक्षा प्रणाली है वो किन देशों के बाद आती है? तो यूके के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली आती है। ये एक सही है इसका, नहीं ये गलत होगा, यूके कैसे हो जाएगा? यूके इसमें नहीं होगा, इसमें एक तो देखिए यूएसए होगा, यूके गलत हो गया। यहाँ पे देखिए यूएसए होगा, और यूएसए के बाद चीन होगा। इन दोनों के बाद, यानी कि ए और सी, इन दोनों के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली आती है। यूएसए था, ठीक है, वो यूके, उसमें कन्फ्यूज़न हो गया एकदम। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों को दी जाती है? तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा, इसका उत्तर वही होगा आईआईटी और आईआईएमसी, इसमें जो करता है शोध उसके लिए दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती हैं। अब इसमें कूट है, कूट आपको बताना है इसमें विपक्ष के नेताओं को लेकर। 48वां क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर होगा एक तो केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए, एक केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, इन तीनों के लिए है एक सदस्य होता है विपक्ष का नेता, और महिला आयोग से संबंधित नहीं होता। ठीक है, इसमें डी वाला नहीं आएगा। 49वां क्वेश्चन आ गया जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी देखिए आपको कूट दिए हैं, उन कूट में से सही बताना है। तो जेंडर बजटिंग में क्या होगा कि इसमें महिलाओं के लिए सरकार के बजट का मूल्यांकन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही। ये एक इसके साथ साथ इसमें ये एक लेखा विधि कार्य नहीं, ये एक और बजटिंग नवोन्मेष है, ये ठीक है। तो यानी कि बी और डी पहला इसका सही है। ठीक है, इसका ये ठीक है। और ये एक अलग बजट नहीं, बिल्कुल ये अलग बजट कहाँ होता है भाई, विशेष के लिए महिलाओं के लिए नहीं, ये गलत है।
अपने आप ही कॉमन सेंस लगा के आप आंसर कर देंगे। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? नागरिक केंद्रित प्रशासन की बात हो रही है, तो इसमें भी कूट दिए हैं। तो इसमें जो होगा, इसमें सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति, कानून और नियमों का व्यवहारिक, ये गलत है। अप्रभावी कार्यान्वयन कहाँ है? प्रभाव रूप से होता है नागरिकों के, लेकिन अप्रभावी कार्यान्वयन, अच्छा बाधाएं पूछी इसमें, हाँ तो बाधाओं में तो ये होगा अप्रभावी कार्यान्वयन सही है। बाधाएं ये है, और नौकरशाहों के प्रति आप सख्ती और अनम्य अभिवृत्ति होती, ये भी बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि वास्तव में ये रहता है कि जो ये प्रभाव रहता है नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य। ओफो नहीं, बाधाएं कहाँ, ये जागरूकता है अगर, तो ये गलत है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में अवसरों का अभाव, ये भी गलत है। ठीक है, तो नागरिक केंद्रित प्रशासन में ये दो बातें हैं प्रशासन के संबंध में, ए और बी, तो इसका चौथा सही है। ठीक है, नौकरी प्रशासन से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो इसके मैंने 50 आपको क्वेश्चन करा दी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिन्हें आप पढ़कर दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो स्मार्ट लर्निंग कीजिए, जिससे कि आप दोस्तों अच्छे से पढ़ पाएँ। ऐसा नहीं, रट्टाफिकेशन वाली कहानी बिल्कुल नहीं आएगी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कि आपने कुछ रट लिया और बस उसका सीधा सीधा आंसर। नहीं, आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो चैनल पर लेके आऊँगी मैं, जब तक कि आपका नेट का एग्ज़ाम जो जून वाला है ये ख़त्म नहीं हो जाता, 2023 वाला। फिर अगले एग्ज़ाम की बात करेंगे जो दिसंबर में होगा। दिसंबर में भी तो होगा, अभी साल में 2 बार होता है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, फिर से कह रही हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।